ओके, थैंक यू। तो ध्यान रखना, कोई भी लेजर बनाओ, हमें क्या करना है, कोई भी अकाउंट बनाओ, हमें क्या करना है, ओनली उस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही लिखना है, 1 हो 10 हो या 15 हो। इज दिस क्लियर? यहाँ कैपिटल का एक ही ट्रांजैक्शन था, इसलिए हमने इसको कैपिटल अकाउंट में लिखा, लेकिन एक साइड तो अमाउंट था और दूसरी तरफ कोई अमाउंट नहीं था। एक तरफ अमाउंट था बट दूसरी तरफ कोई अमाउंट नहीं था। तो जिधर कम होता है या बिल्कुल भी अमाउंट नहीं होता है, अमाउंट तो वहां पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी क्या होगा, इक्वल होगा। और इक्वल करने के लिए जो अमाउंट लिखा जाएगा, जैसे कि हमने कितना लिखा 150, वो किस नाम से लिखा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, बैलेंस सीटी। क्या आंसर होगा, बैलेंस सीटी। और कितना लिखेंगे, जितना काम था। यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी, और वो लैंग्वेज है बैलेंसिंग फिगर। मतलब ये अमाउंट हमने अंतर से निकाला है। कोई भी अमाउंट जब अंतर से निकालते हैं अकाउंट्स में, तो हम उसके लिए ऑलवेज क्या यूज करेंगे, बैलेंसिंग फिगर। फिर से कह रहा हूं, इधर अमाउंट था, इधर नहीं था ना, डिफरेंस तो आया ना कि कितना कम पड़ रहा है, क्या अंदर 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 कम पड़ रहे हैं, तो कम पड़ रहे हैं, अंतर से निकाला, इससे हमने क्या लिखा, बैलेंसिंग फिगर लिखा। इस तरह से इधर भी डेटा हो गया और इधर भी डेटा हो गया। अब इसको हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो नीचे हम क्या करेंगे, लाइन बना के इसको क्लोज कर देंगे, लाइन बनाकर हम इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से किसी भी लेजर को हम लोग इजीली क्लोज कर सकते हैं। क्या लेजर को क्लोज करना आपके समझ में आ गया? क्या लेजर को क्लोज करना आपके समझ में आ गया? वेरी गुड। अब मैं आपको मेरे मन से कैश की लेजर बना के बताता हूँ, क्योंकि वैसे तो हमने कैश की लेजर बनाई थी, लेकिन क्लोज नहीं कर पाए थे, तो टाइम लिमिट जो थी वो फिनिश हो चुकी है। तो मैं कुछ मेरे मन से कैश की ट्रांजेक्शन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश पे ही होते हैं, इसलिए कैश की लेजर जनरली बड़ी बनती है। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाएगा किस तरह से कैश की लेजर को हम लोग क्लोज करेंगे, हम उसके बात करेंगे। तो देखिए, मैं आपके सामने बना रहा हूं कैश अकाउंट। ऊपर क्या है, ये लेजर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लेजर कैश अकाउंट। फॉर्मेट बनाते हैं, %50 पार्ट को डिवाइड किया, 50% पार्ट बीआर हुआ, 50% पार्ट सीआर हुआ। फर्स्ट कॉलम डेट का बनेगा, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर का बनेगा, देन जेएफ का, देन किस कॉलम बनाएंगे लोग, जेएफ का कॉलम बनाएंगे, और लास्ट में जो अपना अमाउंट कॉलम बनता है वो किसका बनता है, अमाउंट का। इस तरह से हमने डीआर सेट कंप्लीट की। तो जो कॉलम डीआर सेट के होंगे वही कॉलम सीआर सेट में भी बनेंगे। इसका मतलब सबसे पहले हम डेट का कॉलम बनाएंगे, डेट का कॉलम बनाने के बाद हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, फिर बनाएंगे अमाउंट का, और इधर बनाएंगे जेएफ का। अब देखिए, मैं कुछ ट्रांजैक्शन लिखकर आपको बताता हूं किस तरह से इसको क्लोज किया जाता है। तो ट्रांजैक्शन आपसे बोल रहा हूं, आप रिप्लाई करना फास्टली, देखते हैं कौन कितना जल्दी रिप्लाई करता है। फर्स्ट तो ये कि बिजनेस स्टार्ट किया, क्या एंट्री होगी, कैश टू कैपिटल, तो कैश आ रहा है, एंट्री किधर रहेगी, कैश आ एंट्री किधर रहेगी, टू कैपिटल, क्योंकि कैश कहां था, कैश फ्रॉम डीआर, कैश डीआर में था, तो कैपिटल भी कहां जाएगा, डीआर में जाएगा। मान लेते हैं कि अमाउंट था 1 लाख, मेरे मन से काल्पनिक एग्जांपल देख के आपको समझा रहा हूं, कितना अमाउंट हो गया, 1 लाख। चलो जल्दी से बताइए, माल बेचा, एंट्री क्या होगी, माल बेचा, गुड्स सोल्ड, एंट्री क्या होगी, रिप्लाई मी फास्ट, माल बेचा, गुड्स सेल किया,
तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी? माल बेचा, गुड्स सोल्ड किया, इसकी एंट्री क्या होगी? तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास कैश आएगा और वस्तु जाएगी, आई मीन इनकम होगी। तो कैश फ्रॉम डीआर बिल्कुल सही है, कैश फ्रॉम डीआर टू सेल्स, तो ये एंट्री भी किधर आएगी? टू सेल्स। अमाउंट मान लेते हैं 4000 रुपए। कितने का माल बेचा? 4000 रुपए का। ओके, मैं कहूं कि किराया चुकाया, रेंट पेड, ये एंट्री किस तरफ आएगी? डायरेक्टली बताइए इस बार, डायरेक्टली बताइए। रेंट पेड ये एंट्री किस तरफ आएगी या इस तरफ आएगी? आएगी तो किस नाम से आएगी? जल्दी से बताइए। रेंट पेड ये एंट्री आएगी तो किस तरफ आएगी? सीआर साइड में। वेरी गुड, क्योंकि रेंट डीआर है और कैश सीआर है। जो कैश सीआर में है तो उसका साथ का ट्रांजैक्शन भी कहां जाना है? सीआर में ही जाएगा। इसका अमाउंट मान लेते हैं 1000। गुड्स परचेज करें तो क्या एंट्री होगी? गुड्स परचेज करें तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां भी कैश टू में आई मीन सीआर में है, तो परचेज भी कहां जाएगा? परचेज भी सीआर साइड में ही जाएगा। अमाउंट लेते हैं इसका हम लोग 30,000। अमाउंट कितना लिया हमने उसका? 30,000। डेट हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज करेंगे। मैं कहूं हमने बिल्डिंग परचेज की, एंट्री बताइए। बिल्डिंग परचेज की, भवन खरीदा, इसकी एंट्री जल्दी से बताइए क्या होगी? बिल्डिंग खरीदी आई मीन भवन खरीदा, इसकी एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग खरीदी आई मीन भवन खरीदा, इसकी एंट्री किस तरफ होगी? क्या होगी? रिप्लाई मी फास्ट। एंट्री क्या होगी? सीआर साइड में आएगी। करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। साहिल का भी करेक्ट था। पर अभी बताइए कि सीआर साइड में आपने कहा बिल्कुल सही है, पर मैं पूछ रहा हूं कि एंट्री क्या होगी, किस तरह से इसकी एंट्री की जाएगी? कंप्लीट एंट्री, आई वांट टू नो कंप्लीट एंट्री। वेरी गुड। बिल्डिंग काउंट डीआर टू कैश, बिल्डिंग काउंट डीआर टू कैश, क्योंकि बिल्डिंग वस्तु है और जब हम वस्तु खरीदेंगे तो वस्तु तो आएगी लेकिन कैश चला जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैश, तो कैश टू में है आई मीन सीआर में है, तो बिल्डिंग को भी कहां लिखना है? बिल्डिंग को भी इधर ही लिखना है। बिल्डिंग का अमाउंट मान लेते हैं 60,000। मैं कहूं कि कमीशन प्राप्त किया तो ये किधर आएगा? रिप्लाई मी फास्ट। कमीशन प्राप्त किया, ये एंट्री किस तरफ लिखी जाएगी? कमीशन प्राप्त किया, ये एंट्री किस तरफ लिखी जाएगी? डीआर साइड में लिखी जाएगी या सीआर साइड में लिखी जाएगी? वेरी गुड, क्योंकि देखिए एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर, क्योंकि हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं इसलिए कैश हमें मिलेगा, आएगा, और कैश आएगा तो डीआर करेंगे। एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन, कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन, तो डीआर साइड में आएगा। आपका आंसर दोनों का करेक्ट है, टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट। यहां पे हम अमाउंट लिखते हैं 5000 रुपए। अब मैं ये कहूं, ध्यान देना, यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। अब मैं ये कहूं कि मान लो अब और कोई ऐसे ट्रांजैक्शन है ही नहीं, कोई ऐसे लेन देन है ही नहीं जिनमें कैश आता हो, इसका मतलब इतने लिखेंगे, इतने तो लिखेंगे। लेकिन अब इसको क्लोज करना मैं आपको सिखा रहा था, क्लोज कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे उसकी बात हम कर रहे थे। तो क्लोज करने के लिए रफली आपको पहले बोथ साइड का, आई मीन दोनों साइड का टोटल सेपरेट करना होगा। क्लोज करने के लिए दोनों साइड का टोटल आपको सेपरेट करना होगा। आप लोगों से लास्ट वाला तो किया ही नहीं, क्योंकि उसमें एक साइड तो अमाउंट था ही नहीं
और एक साइड था और उधर भी कितना था 1.5 लाख रुपए, तो टोटल करोगे 1.5 लाख का तो 1.5 लाख तो रहेगा। बट यहाँ तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है और जब एक से अधिक ट्रांजेक्शन होते हैं तो आपको रफली टोटल करके चेक करना पड़ता है कि किस तरफ लेन देन कम है, किस तरफ ज्यादा है, किस तरफ का टोटल ज्यादा है और किस तरफ का टोटल कम है। तो यहाँ देखिए मैं बात कर रहा हूँ डीआर साइड की, इस साइड की बात करूँ मैं, पर उसमें समझाने के लिए आपको ये यूज नहीं करना है। 1 लाख हो गया, फिर 1 लाख 4 हो जाएगा, 1,09,000। इसका मतलब हुआ कि डीआर साइड का टोटल तो कितना हो गया, डीआर साइड का टोटल हो गया 1,09,000। कितना हो गया 1,09,000। तो सीआर साइड का टोटल कितना होगा, 60,000 और 30,000 90,000 होता है, 60,000 और 30,000 90,000 होता है। एक और मिलाया ये 91 हो गया। अब हम यहाँ देखिए दोनों में तुलना करें, कंपेयर करें, तो डीआर साइड का टोटल 1,09,000 है लेकिन उसका टोटल 91,000 ही है। तो किस साइड का टोटल कम है, किस तरफ अमाउंट कम है, जल्दी से बताइए। इधर अमाउंट कम है या इधर अमाउंट कम है, जल्दी से बताइए। आई मीन सीआर साइड में कम है या डीआर साइड में। वेरी गुड, कम किधर है, सीआर साइड में। तो बैलेंस शीट कहाँ लिखना पड़ेगा, इधर लिखेंगे या इधर लिखेंगे, बैलेंस शीट भी इधर लिखना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट भी हमें सीआर में ही लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस शीट। आप बता सकते हो मुझे कि बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आएगा, बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हो। बिल्कुल सही है, इनका डिफरेंस आएगा, आई मीन 18,000 आएगा। कितना आएगा, 18,000 आएगा। 1800 18,000, चेक करो एक बार, चेक करो इसको। 1800 नहीं 18,000। जीरो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब टोटल नीचे कौन सा लिखना है, तो देखिए मैंने कहा था टोटल आपको रफ में लगाना है, जो मैंने नीचे लिखा था वो रफ में लगाना है। नीचे वही टोटल लिखना है जो सबसे ज्यादा था, क्योंकि हम तो बराबर हो चुका है ना। तो इधर भी 1,09,000 आएगा और इधर भी 1,09,000 आएगा। इस तरह से ये आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है। इस तरह से ये आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है। क्या आपके अकाउंट को क्लोज करना और लेजर बनाना दोनों बातें समझ में आ गई है। क्या आपको लेजर बनाना, ईमेल अकाउंट बनाना और उसको क्लोज करना, ये दोनों बातें समझ में आ गई है। जल्दी से बताइए, क्या आपके दोनों बातें समझ में आ गई है। हाँ साहिल, क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा है इसको वापस भूल जाओ, इसको मैं वापस समझा रहा हूँ, इसको वापस भूल जाओ। ये है आपको पहले टोटल लगाना है कि किस तरह का ज्यादा है किस तरह का कम है, पता लगाना है आपको। हाँ समझो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बात आप सही कह रहे हो, इसमें भी लिखा जाएगा वो इसमें भी लिखा जाएगा, क्योंकि मैं तो एक बार यहीं तक पूछ रहा हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया है, वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको। कैसे मैं फिर से बताता हूँ, शायद ध्यान देना जो अभी समझ ला। जब हम रफली टोटल करेंगे तो क्या दोनों का 1,09,000 आ रहा है, क्या दोनों का 1,09,000 नहीं आ रहा है, शायद ध्यान देना। इधर का टोटल करेंगे रफ में तो पता चला कि 1,09,000 टोटल किसका, डीआर। और सीआर का टोटल करने पे पता लगा 91 है, वो किसका है, सीआर का। अब क्लोज करने के लिए क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि किधर का टोटल कम है तो लिखना है, जिधर का टोटल कम है उधर ही हमें अमाउंट लिखकर क्लोज करना होता है। जिधर का टोटल कम है उधर ही अमाउंट लिखकर क्लोज करना है। तो बताओ डीआर साइड का कम है सीआर साइड का, तो अपने आप ही पता लग रहा है कि डीआर साइड का 1,09,000 था लेकिन सीआर साइड का तो केवल 91 ही है, कम है ना। तो जितना कम है इधर उधर भी लिखूं, ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी। बराबर करने का मतलब ही क्लोज करना होता है, दोनों साइड को बराबर करने का मतलब ही क्लोज करना होता है, क्योंकि एट प्रेजेंट
दोनों इक्वल नहीं थे, क्यों नहीं थे? इसका 1,09,000 था और सीआर सेट का ओनली 91 था, तो कितना कम पड़ा? कितना कम रहा? 18,000। कैसे? इन दोनों को आप लेस कर सकते हो, लेस करोगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 18,000। ठीक है, अब ये जो क्लोज करने के लिए हमें क्या लाइन लिखनी पड़ती है? जो अंतर आता है, जो अंतर आता है, तो क्लोज करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? क्लोज करने के लिए सबसे पहले तो क्या लिखना पड़ता है? बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन लिखना होता है। क्लोज करने के लिए हमेशा सबसे पहले, हमेशा चाहे कोई भी अकाउंट हो, कोई भी लेजर हो, क्या लिखना पड़ेगा आपको? बैलेंस शीट लिखना पड़ेगा अंतर के लिए। और ये आया कहां से अमाउंट? हम क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर, क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। इज दिस क्लियर? जिधर भी कम होगा उधर लिखना है। अंतर किस नाम से आएगा? बैलेंस शीट नाम से आएगा। आया कहां से? वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर से आया है, मतलब हमने अंतर से निकाला है। और जब इसमें 18 लिख दिया तो अब ये भी, ये तो पहले से क्यों था, इसको भी हमने क्लोज करके कितना बना दिया? 1,09,000। क्योंकि जो कम था वो हमने किस नाम से लिख दिया? 18,000 के नाम से लिख दिया। क्या अब आपके समझ में आ गया? क्या अब आपके समझ में आ गया है? जल्दी से बताइए, क्या अब आपको समझ में आ गया है? वेरी गुड। हाँ संजू, क्या अब आपके समझ में आ गया है? तो आई थिंक लेजर का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया है। और अब लेजर के बाद हम आगे बात करेंगे कि आगे हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने सेकंड एग्जांपल बोला, थर्ड भी करोगे। और अकाउंटिंग क्वेश्चन समझ में आएगा था हम लोगों के। आज हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो अब तक हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी है। जर्नल एंट्रीज को पढ़ने के बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की बात की है। अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ने के बाद हमने लेजर की बात की है। 3 हमारे टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। प्रैक्टिस आपको अपने हिसाब से धीरे धीरे करते रहना है। और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है वहां आप मुझसे पूछोगे, बिना किसी हेजिटेशन के पूछना ही है। पूछना ही आपका हक है, आपका राइट है, इसलिए आप पूछना। आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से, या आगे कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है इसके अंदर। तो जो हम सेकंड एग्जांपल कर रहे थे, आप उसकी लेजर बनाना। ओके, अब आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का ही बड़ा क्वेश्चन करा रहा हूं। हमने एक एक दो दो ट्रांजेक्शन का तो अकाउंटिंग क्वेश्चन किया था, लेकिन एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन का हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे बनाएं, हम उसकी बात करेंगे। ओके, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे उसकी बात करेंगे। तो आप सभी अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 निकाल लीजिए। आप सभी अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 निकाल लीजिए। मैं आपको यहाँ एक समझाने जा रहा हूँ किस तरह से आपके पास 10, 15, 20 ट्रांजेक्शन्स हो तो एक साथ सबका अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाना है। क्या सभी ने एग्जाम्पल नंबर 3 निकाल लिया? और सिंगल सिंगल अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम करते हैं, एग्जाम्पल 3 फर्स्ट चैप्टर का पता लग जाएगा आपको। जैसे मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर क्या है, आई थिंक 65 है। मेरे पास जो बुक है उसमें 65 है, मे बी आपकी बुक में भी 65 पे होगा। जिसमें क्वेश्चन की हेडिंग में लिखा हुआ है कि एक विश्लेषण तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए। और जो बिजनेस है उसका नाम है सीताराम हाउस। बिजनेस का नाम है सीताराम हाउस।
ताकि नाम से आपको थोड़ा सा इजी फील करे। क्या मिल गया आपको एग्जाम्पल? नहीं मिला मिला तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, मैं हर लेन देन बोलूंगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करते हैं कि फॉर्मेट को बनाना कैसे है, किस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब तो हम प्रैक्टिस के लिए हम ऐसे ही कर रहे थे, अब हम फॉर्मेट के हिसाब से अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। तो देखिए किस तरह से करना है, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने एक लाइन बनाई है और इसको काफी छोटा रखा है, नाम दूंगा सीरियल नंबर। तो पहला कॉलम हम जो बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? हम बनाएंगे सीरियल नंबर का, ठीक है। उसके बाद किस तरह से करेंगे देखना एक बार आप लोग। अब हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे थोड़ा बड़ा, एक कॉलम बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा, और नाम क्या रखेंगे उसका? एज यूजुअल पर्टिकुलर्स। क्या नाम रखेंगे? पर्टिकुलर्स। ये लोग पर्टिकुलर कॉलम बना लिया। अब इसके बाद कौन से कॉलम बनाएंगे उसको आप बड़े ध्यान से समझोगे। इसके बाद कौन कौन से कॉलम बनाए इसको बड़े आप ध्यान से समझोगे। शायद कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा क्वेश्चन बोल के बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन बोल के बताऊंगा, हर लाइन आपको सुनाई देगी और इसके बाद वीडियो में आप और चेक कर लोगे, डबल हो जाएगा, ठीक है। मैं सारे ट्रांजेक्शन बोलूंगा, ओके। तो अब इतना होने के बाद फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, इतना होने के बाद फॉर्मेट कैसे बनाएंगे तो हम उसको देखते हैं। पहले हम सीरियल नंबर बनाएंगे, फिर हम लोग पर्टिकुलर का बनाएंगे। अब जो पोर्शन है इसको हमें अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसके वे में लिखना है। जब हम टू कॉलम बना लेंगे तो बाकी जो अपना कॉलम बनेगा वो अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट बनेगा। मतलब हम लिखेंगे टोटल एसेट्स, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक लाइन बनाने के बाद ये लाइन बना दी मैंने, फिर कुछ छोटी सी बनाऊंगा यहाँ पे इसको टू टोटल लायबिलिटीज। हमने किस फॉर्म में लिखा है इसको? हमने इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में उसी फॉर्म में लिखा है। एसेट्स का कॉलम ज्यादा बड़ा रखना है, लायबिलिटी से थोड़ा सा कम रखना है। अब बिजनेस में कौन कौन से एसेट्स जनरली इफेक्ट होती है उसी तरह से हम लोग कॉलम भी बनाएंगे, बार बार चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक ही फॉर्मेट में सारे लेन देन हमें लिखने हैं, तो इस तरह से हम लोग लेन देन को लिखेंगे कि एक ही फॉर्मेट में सबका नाम लिख सकें। तो कैसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इस टोटल एसेट्स के कॉलम को ब्रेक करते हैं और पहला कॉलम हम लिखते हैं कैश, और कैश के साथ ही मैं लिख रहा हूँ बैंक। क्योंकि देखिए बिजनेस के अंदर कैश में ट्रांजैक्शन हो गया, बैंक में हो गया, बिना कैश बिना बैंक बैलेंस के कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता है। यानी ये तो हर क्वेश्चन में हर बिजनेस में आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिना कैश कुछ भी नहीं हो सकता है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। कैश को लिखने के बाद क्या लिखें? तो कैश को लिखने के बाद मैं यूज कर रहा हूँ स्टॉक। क्या लिख रहा हूँ मैं? स्टॉक। स्टॉक का मतलब माल से है, स्टॉक का मतलब किससे है? माल से। तो जब हम बिजनेस ही कर रहे हैं तो बिजनेस किसका करेंगे? माल का तो करेंगे ना, गुड्स का तो करेंगे। गुड्स को हम लोग क्या लिखते हैं? स्टॉक के नाम से लिखते हैं। और क्या हो सकता है बिजनेस के अंदर, हम उसकी बात कर लेते हैं। डेटर्स, इसके साथ में लिखा बैंक में डीआर, नीचे लिखा उसके में डीआर। डेटर मतलब ग्राहक, डेटर का मतलब कौन है? ग्राहक। कौन हुआ डेटर? किससे कहोगे डेटर? बिजनेस जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को या जिस इंस्टीट्यूशन को गुड्स क्रेडिट बेस पर आई मीन उधार बेचता है उससे हम लोग कहते हैं डेटर। हम अपने लैंग्वेज में उसको ग्राहक भी कहते हैं। कौन सा ग्राहक? उधार ले जाने वाला ही ग्राहक डेटर कहलाता है। तो कौन सा बनाना है? डेटर। अब बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में वर्तमान में देखते हैं कि लेन देन नकद भी होते हैं और उधार भी होते हैं। नकद है कैश में सकता है, उधार है तो कहाँ इफेक्ट आएगा? यहाँ आएगा।
मान लो कोई बिजनेस है वो उधार में लेन देन करता ही नहीं है, तो ये कॉलम कैसे आ सकता है, आएगा ही। अब लिख दो आपको तो खाली रह जाएगा, खाली रहना कोई इश्यू नहीं है, खाली रहना कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पता चला कि 30 ट्रांजेक्शन में 29 में तो नहीं था, एक में आ गया। अब उस एक की वजह से पूरा फॉर्मेट आपका खराब हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या करना है आपको, इसको रखो। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स का। इसका बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है बताइए मुझे, फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है आप बताइए मुझे कि फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या लिखा जाता है, किस किस एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में लेते हैं। कुछ एग्जांपल आप मुझे बताइए। वेरी गुड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, कार, जितने भी हैं वो सारे क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो हमने फिक्स्ड से एक बार लिख दिया, इसका मतलब अब कोई भी फिक्स्ड एसेट्स होगी वो इसी में लिखी जाएगी, चाहे वो आपकी बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, कंप्यूटर हो, मशीन हो, टेबल हो, फैन हो, कुछ भी हो, सारी फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगी। और लास्ट में हम एक कॉलम बनाएंगे, जो बनाएंगे अदर का। इसका बनाएंगे अदर का। बाय द वे मान लो इनके अलावा कोई एसेट्स रहती है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको कहाँ ले जाएंगे, अदर में जाएंगे। इससे क्या होगा, एसेट्स का हमने कोई भी कॉलम छोड़ा नहीं, हम तो भूल जाएंगे, या जो कभी कभार है वर्षों में एक बार या साल में एक ही बार ट्रांजेक्शन होगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, जो ना कैश को इफेक्ट कर रहा है, ना जो स्टोर को इफेक्ट कर रहा है, ना डेबिट को इफेक्ट कर रहा है, ना फिक्स्ड एसेट्स को, ना अदर, ना फिक्स्ड एसेट्स को, तो कहाँ जाएगा, अदर में जाएगा। इस तरह से आपको ऑलवेज एसेट्स के इतने ही कॉलम बनाने हैं, हमेशा इन एवरी क्वेश्चन इतने ही कॉलम आपको बनाने हैं। इधर क्या बनाना है, तो इधर सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम तो है आपका कैपिटल। लायबिलिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉलम है वो कौन सा है, कैपिटल। कैपिटल के बाद जो हम दूसरा बनाएंगे कॉलम, उसका नाम हम लिखेंगे क्रेडिटर। साथ में मैं लिखता हूं यहाँ पर बीपी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं अदर। क्या लिख दिया मैंने, अदर। ओके, कौन सा कॉलम बना दिया मैंने अदर में कॉलम बना दिया। इस तरह से आप लायबिलिटीज को 3 कॉलम में बना दो और एसेट्स को 1 2 3 4 5। आप चाहो कि लायबिलिटीज में हम एक कॉलम वो बनाना चाहें लोन का, बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो उसको भी निकाल देंगे अदर में, क्योंकि साल में बार बार लोन कोई नहीं लेता, एक बार मुश्किल से, और उस एक बार लोन लिए तो कई साल यूज करते हैं। ठीक है, तो लोन का बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं उसको भी कहाँ लेंगे, अदर में। इस तरह से आपको ये फॉर्मेट दिमाग में रखना है ऑलरेडी, इसको लर्न कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और कॉपी में लिख लेना इसको। हेडिंग क्या लिखनी है, हेडिंग लिखनी है अकाउंटिंग इक्वेशन। हेडिंग क्या लिखनी है हमें, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो क्या फॉर्मेट सबके समझ में आ गया है, एसेट से कितने पार्ट करने हैं, लायबिलिटी से कितने पार्ट करने हैं, मैंने आपको समझा दिया है। क्या सबके फॉर्मेट समझ में आ गया है, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। वेरी गुड। आप यही रखना, कभी भी आपसे मिस्टेक होगी ही नहीं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का हो, आप ऑलवेज करेक्ट करोगे। कभी भी आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। आप बस इस फॉर्मेट को यूज करते रहना। इज इट क्लियर, हाँ साहिब समझ में आ गया। फॉर्मेट ऑलवेज यही रहेगा, आप हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें किस तरह से हम लोग बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। इस तरह से हम हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को एग्जांपल 3 के अकॉर्डिंग इसमें लिखेंगे, हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए एग्जांपल नंबर 3 की हम बात कर रहे थे, तो एग्जांपल 3 में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल 3 में सबसे पहले लिखा हुआ है कि 6 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹6 लाख। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, 6 लाख रुपए से। अब देखते हैं किस लिखनी कैसे है। तो नंबर 1 ट्रांजेक्शन फर्स्ट है ना, तो नंबर 1 लिख दिया। क्या किया था, इसमें कोई एंट्री नहीं करनी, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। क्या लिखना है, हम लिखना है बिजनेस स्टार्टेड, बस इतना लिखना, कुछ नहीं करना। इसमें केवल
जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसको छोटे से लैंग्वेज में बस लिख देना, ना कोई बिग लगाना ना कुछ करना है। बस ट्रांजेक्शन क्या था बिजनेस स्टार्ट किया है। ट्रांजेक्शन क्या था, बिजनेस स्टार्ट किया। अब इसका इफेक्ट, बिजनेस स्टार्ट करने का इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट या टू कैपिटल। अमाउंट कितना लगाए हैं, 6 लाख रुपए। कैश अकाउंट या टू कैपिटल अमाउंट कितना लगाए हैं, 6 लाख रुपए लगाए गए हैं। तो बताइए एसेट्स में कहाँ इफेक्ट आएगा और लायबिलिटीज में कहाँ इफेक्ट आएगा। तो बिजनेस मैन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा किसको दिया, बिजनेस को दिया। तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। कैश आएगा तो कैश बढ़ जाएगा, कितना अमाउंट बढ़ जाएगा, 6 लाख रुपए का अमाउंट बढ़ जाएगा इस ट्रांजेक्शन से। ना तो आपके स्टॉक इफेक्ट आएगा, अब जीरो लिख दो, इससे इफेक्ट नहीं आएगा जीरो लिख दो, इससे इफेक्ट नहीं आएगा जीरो लिख दो, इससे इफेक्ट नहीं आएगा जीरो लिख दो। यहाँ तो इक्वल लिखना है। क्या इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट लायबिलिटीज के ऊपर भी आएगा, तो यहाँ पे लायबिलिटीज के ऊपर भी आएगा, क्योंकि कैपिटल भी कितनी बढ़ जाएगी, कैपिटल भी 6 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस ट्रांजेक्शन को अपने बिजनेस जो अकाउंटिंग इक्वेशन था उसमें रिकॉर्ड किया है। इस तरह से हमने जो हमारा ट्रांजेक्शन था उसको रिकॉर्ड किया है। तो आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों के। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश में किया, बिजनेस के पास क्या आया, एसेट्स बढ़ी, बट किस रूप में बढ़ी, कैश के रूप में बढ़ी। और बिजनेस स्टार्ट किया